हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है। तो ये फ़ैसला क्या है? पुलिस थाने जाने वाले नागरिकों को अपराधी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया है कि जो व्यक्ति पुलिस थाने जाता है एफआईआर दर्ज करवाने, तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता चाहता था कि उसकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये एक न्यूज़ है। अब देखिए दूसरा हेडलाइन क्या है कि थानों में अब नहीं चलेगा तू तड़ाक, हर आदमी को मिले सम्मान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मौलिक अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया, एक फैसला दिया है कि ये सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है कि उनको सम्मान मिले हर जगह। मतलब जो पुलिस स्टेशन लोग जाते हैं लेकिन पुलिस उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तो इस पर एक बयान आया है। चर्चा में क्यों है? पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति गरिमा के साथ व्यवहार का हकदार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला कहा, उन्होंने कहा कि यह उसका संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश को बरकरार रखते हुए कोर्ट पुलिस इंस्पेक्टर पर लगाया 2 लाख का जुर्माना। तो जो तमिलनाडु के जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने पुलिस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार किया था और उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की थी। पूरा मामला क्या है कि तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग ने एक पुलिस इंस्पेक्टर पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इंस्पेक्टर ने एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो दर्ज कराने से मना कर दिया था। साथ ही उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया था जो कि 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी और गबन की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन आए थे, तो उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की थी। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का हर नागरिक जो पुलिस स्टेशन में अपराध की रिपोर्ट करने जाता है, उसके साथ सम्मान के व्यवहार किया जाना चाहिए। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसका मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च अदालत ने इस आदेश का मतलब है कि पुलिस को हर शिकायतकर्ता के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, उन्हें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और मामले की भी जांच करनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने आने वाला प्रत्येक व्यक्ति गरिमा के साथ व्यवहार का हकदार है, उसका संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। अगर आप संविधान के अनुच्छेद 21 को देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को पूरे अपने गरिमा मतलब आत्म सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। अब देखिए इस मामले इंस्पेक्टर पर 2 लाख रुपए का जुर्माना हो जाता है। ये मामला पावोला येसुदासन बनाम रजिस्ट्रार राज्य मानवाधिकार आयोग तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। इस केस का ये नंबर दिया हुआ इतना है। तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग ने पाया कि पुलिस इंस्पेक्टर ने मामले में शिकायतकर्ताओं गलत व्यवहार किया था, इसलिए उन्होंने इंस्पेक्टर पर जुर्माना लगाया है। अब देखिए अब शिकायतकर्ता के साथ पुलिस नहीं कर पाएगी गलत व्यवहार। तो गलत व्यवहार बहुत तरह से होता था लेकिन अब पुलिस नहीं करेगी ऐसा कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट ने एसएचआरसी के आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को लोगों के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये फैसला दिया है कि इसका फ़ायदा सीधे उन लोगों को मिलेगा जो शिकायत के लिए पुलिस के पास जाते हैं, पर पुलिस किसी भी शिकायतकर्ता के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकती है। तो आपने भी देखा होगा या सुना होगा कि जब पुलिस स्टेशन जाते हैं लोग एफआईआर दर्ज करवाने, तो पुलिस क्या करती है कि उनकी एफआईआर कई बार दर्ज नहीं करती है या फिर ऐसे ही मतलब कह देती है कि हमने नोट कर लिया लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लेती है, और उनके साथ उल्टा ऐसा कहती है कि आप मतलब उन्हें ही दोषी मानने लग जाती है। तो ये एक पुलिस का एक मतलब ऐसा व्यवहार भी करती है, आपको देखने में मिला होगा कभी। अब देखिए ऐसे मामले में पुलिस अफसर पर क्या होगी? फिर कार्रवाई होगी। इस फैसले के बाद अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। ये फैसला हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसके साथ सम्मान से पेश आया जाए, खासकर जब वह मुसीबत में हो और पुलिस से मदद मांगने जाए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। क्या? सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा डीजीपी समेत सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को 4 प्रमुख निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने
सभी जितनी भी पुलिस है सभी राज्यों को, तो उनको 4 आदेश दिए। पहला, पुलिस कार्रवाई पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सभी राज्यों के डीजीपी की जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई पुलिस अधिकारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करे। अपराधियों के साथ कानूनी व्यवहार नहीं होना कानूनी व्यवहार होना चाहिए। भले ही कोई व्यक्ति अपराधी हो, उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। हमारे देश के कानून के तहत एक अपराधी को भी उसके व्यक्तित्व और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। तो ये संविधान में भी दिया गया है कि कोई अगर अपराधी भी है तो उसके साथ भी आप व्यक्तित्व और सम्मान से पेश आएंगे। कानून व्यवस्था पर भरोसा दिलाना होगा। पुलिस राज्य तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इसका समाज और खास तौर से व्यक्तियों की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए पुलिस में व्यक्तियों और समाज के लोगों का विश्वास बनाए रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। चौथा, चेकलिस्ट भरने में सावधानी बरतनी होगी। गिरफ्तारी या हिरासत में मशीनी तरीके से चेकलिस्ट नहीं भरी जानी चाहिए। भविष्य में ऐसी हरकतें दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने हर जो भी स्टेट है, हर एक स्टेट की पुलिस को। अब देखिए, किसी नागरिक को गिरफ्तार करने के क्या नियम हैं, ये भी दिए हुए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 की जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित किया था। इसका मकसद है पारदर्शिता, जवाबदेही, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना। इसमें गिरफ्तारी और पूछताछ की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को तुरंत सूचना देना अनिवार्य किया गया है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार तभी कर सकती है जब कुछ खास मामले हों। इसमें संगीन अपराध घोषित अपराधी शामिल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा संगीन अपराध किया हो तभी बिना वारंट के उसको अरेस्ट किया जाएगा। ऐसे लोगों को BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 35, जिसे पहले CRPC की धारा 41, तो अब उसको चेंज करके 35 किया गया, के तहत गिरफ्तार किया जाता है। अब देखिए, ठोस सबूत होने के बाद ही पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की छूट होती है, हर एक मामले में नहीं। गिरफ्तारी से पहले पुलिस आरोप बताएगी और अरेस्ट मेमो भी तैयार करेगी। इसमें गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, समय भी दर्ज किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस के पास न्यायालय से वारंट जारी होता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। तो ये पूरा सभी कुछ संविधान में लिखा हुआ है। ऐसे ही मतलब ये कुछ रूल्स है। महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है। आपात स्थिति छोड़कर यह गिरफ्तारी दिन के समय की जा सकती है। गिरफ्तारी के बाद पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, उसके खाने पीने से लेकर मेडिकल सुविधा और रक्षा तक। तो अब देखिए, पुलिस कानून कैसे तोड़ती है, इस पर हम केसेस देखे हैं। सबसे पहले हम केस देखेंगे पंकज बंसल बनाम भारत संघ केस 2023। जो ये पहला केस आया था जब पुलिस ने कानून तोड़ा था। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत पंकज बंसल को गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ पंकज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपियों को लिखित रूप में कारण नहीं बताए गए थे, जो कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PML की धारा 19(1) का उल्लंघन था। इस आधार पर गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध मानते हुए खारिज कर दिया गया और आरोपियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया। अनर्श कुमार बनाम बिहार राज्य केस 2014। अनर्श कुमार बिहार में अपनी पत्नी के साथ मारपीट और घरेलू हिंसा का आरोप लगा था उस पर। पुलिस ने बिना जांच के और बिना गिरफ्तारी वारंट के उसे गिरफ्तार कर लिया। अनर्श का मामला भी सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पुलिस ने एक व्यक्ति को बिना उचित प्रक्रिया के गिरफ्तार किया। इसकी वजह से कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया और इसके साथ सख्त नियम बना दिए थे। तीसरा आता है जोगिंद्र कुमार बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य केस है 1994 का। जोगिंदर कुमार ने आरोप लगाया था कि उसे बिना किसी उचित कारण बताए और बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया था। जोगिंदर ने यह भी दावा किया है कि पुलिस ने पूछताछ के दौरान बदतमीजी की थी उसके साथ, बहुत ही ज़्यादा ऐसे मारपीट करती है, जब बहुत ही ज़बरदस्ती करती है कई बार पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन न करने की बात कही है और गिरफ्तारी केवल न्यायिक कारणों पर ही आधारित होनी चाहिए। अब देखिए, पुलिस कार्रवाई के दौरान भारतीय नागरिकों के अधिकार क्या हैं। ऐसे नहीं है कि पुलिस आपको कभी भी किस प्रकार से कुछ ऐसे गिरफ्तार कर सकती है, आपके भी कुछ अधिकार है। तो वो क्या है, भारत के हर नागरिक के ये 8 अधिकार मालूम होने चाहिए। मतलब हर एक नागरिक के पास कुछ ऐसे अधिकार है जो उसे पता होने चाहिए। सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। ये BNSS की भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 गिरफ्तारी के वक्त वारंट दिखाना या उसकी जानकारी देना, तो ये भी संविधान में लिखा हुआ उसका अधिकार है एक नागरिक का। BNSS की धारा 48 अगर वारंट नहीं है तो पुलिस को बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है। तो ये सभी कुछ संविधान में दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 22(2) की अगर हम बात करें तो गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाए और वकील या पुलिस से मिलने का पूरा हक दिया जाना चाहिए। ये पहला एक अधिकार है। दूसरा है जमानत की जानकारी का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 22(1) बिना वारंट गिरफ्तार हुई और अपराध जमानती है तो पुलिस को उसे बताना होगा कि वह जमानत पर छूट सकता है। मतलब पुलिस को खुद बताना होगा उस व्यक्ति को कि आपकी जमानत हो सकती है। तीसरा, 24 घंटों में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। BNSS की धारा 57 गिरफ्तारी पर 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। संविधान का अनुच्छेद 22(2) कहता है 24 घंटे गिनते वक्त रास्ते में लगने वाला समय नहीं जोड़ा जाएगा। मान लीजिए जब कोई अपराध किसी ने किया तो वो पंजाब से यूपी भाग गया, अब यूपी में उसको पकड़ा गया है, तो ऐसा नहीं कि अब पंजाब का जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने 24 घंटों में, हो सकता है लंबा रास्ता हो कहीं आने जाने में, है ना, जो रास्ते वाला टाइम होगा उसको काउंटिंग किया जाएगा। पकड़ने से लेकर जो बाकी उसके पेश करने तक टाइम है उसके बीच मतलब कि 24 घंटों के अंदर उसको पेश करना होगा। अब देखिए, अगर 24 घंटे के अंदर पेशी नहीं होती तो पुलिस पर गलत हिरासत का इल्जाम लग जाता है। अगर 24 घंटों के अंदर फिर भी पेश नहीं किया जाता तो ऐसा माना जाएगा कि पुलिस ने गलत व्यक्ति को मतलब हिरासत में ले लिया। मुकदमे का अधिकार है, हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। BNSS कहता है कि मुकदमा खुला होना चाहिए ताकि गुप्त तरीके से किसी व्यक्ति को गलत सजा ना मिले। चुप रहने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति मजबूरी में अपने खिलाफ बयान नहीं दे सकता है। पुलिस उस पर प्रेशर बनाकर जबरदस्ती बयान नहीं दिलवा सकती है। कोई भी व्यक्ति पर ऐसे कोई भी उनको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आप अपने खिलाफ बयान दो, आप अपने अपराध कबूल करो। तो वो उसकी स्व इच्छा, अपनी इच्छा से अगर व्यक्ति अपना अपराध कबूल करता है तो ठीक है, वरना उसको जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं की जाएगी। ये भी एक अधिकार है। वकील से सलाह लेने का अधिकार है, हर व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है उसको अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों में शामिल है और इसे किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता है। मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार भी है, कानून की तरफ से उसको मुफ्त सहायता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने खत्री 2 बनाम बिहार राज्य मामले में कहा है कि अगर कोई गरीब आरोपी वकील नहीं ले सकता है तो सरकार उसे मुफ्त कानूनी मदद देनी होगी। तो सरकार का ये फर्ज है कि उसको एक सरकारी वकील करके दे। मेडिकल जांच का अधिकार, गिरफ्तार किए गए नागरिक के पास मेडिकल जांच की मांग करने का अधिकार है। मामले की सुनवाई कर रहे मैजिस्ट्रेट को उसकी मांग पर एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से जांच करानी होगी। मतलब जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो कह सकता है कि मेडिकल जांच का अपना अधिकार मांग सकता है पुलिस से या जो भी कोर्ट है उससे। अब देखिए, संविधान में नागरिकों के पास अधिकार होने के बावजूद इनका पालन क्यों नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो अगर हम बात करें कि नोएडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं एक, और यूपी के जो पूर्व DGP हैं, उन्होंने बताए हैं कुछ रीज़न। पहला कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ पुलिस दुर्व्यवहार करती है तो उसकी शिकायत ही दर्ज नहीं की जाती है। भारत के ज़्यादातर नागरिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में विफल रहे हैं। मतलब ऐसी एक रिपोर्ट मतलब उन्होंने एक ऐसी बात सामने रखी है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं भारत में 100 में से 10% लोगों को भी अपने अधिकार अच्छे से मालूम नहीं होंगे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के हर एक कोने में ऐसा अपराध नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब लोग अवेयर नहीं होंगे, किसी को पता नहीं होगा अपने अधिकारों का।
जब तक अपने डिपार्टमेंट के लोग गलत का साथ देंगे तो आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होना लाजमी है। अगर कभी इक्का दुक्का मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई तो पुलिस विभाग अपने अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करता है। तो ये भी बहुत एक सच्चाई है दुनिया की, मतलब समाज की, कि अगर किसी पुलिस वाले पर कोई भी कार्रवाई, मतलब कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हर एक नागरिक को उसके अधिकारों की सही जानकारी नहीं है, फिर पुलिस उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार कर लेती है, टॉर्चर भी करती है। ऐसे में नागरिकों को पीड़ा सहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता, तो वो भी पीड़ा सह लेते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब देखिए पुलिस की मनमानी पर और बदसलूकी पर रोक लग जाएगी कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि भविष्य में कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हमें यकीन है कि डीजीपी सही तरीके से समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि गलतियां दोबारा नहीं होंगी। अगर ऐसा फिर भी होता है तो हमें इनकी जानकारी मिली तो हम बहुत सख्ती से रुख अपनाएंगे और गलती करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कदम भी उठाया जाएगा। पूर्व डीजीपी जो पहले रह चुके हैं विक्रम सिंह, उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इसका पूरी तरह से पालन हो पाना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस की मनमानी करने के पीछे कई तरह की वजह है। मतलब पुलिस की जो मनमानी करती है, अपनी मर्जी करती है, तो उसके भी बहुत रीजन रहते हैं जिसका समाधान करना जरूरी है। सबसे पहले होता है कि पुलिस पर काम का दबाव बना रहता है। पुलिस अधिकारियों को बिना वीक ऑफ के, मतलब उन्हें कोई वीक ऑफ नहीं होता, पूरे हफ्ते काम करना पड़ता है। औसतन एक पुलिस ऑफिसर रोजाना 10 से 12 घंटे काम करता है। हर दिन इतने केस आते हैं जितने सुलझ भी नहीं पाते उनसे। ऐसे में फिर वर्क प्रेशर बढ़ता है। इन वजह से चलते अक्सर अधिकारी किसी केस को निपटाने में जल्दबाजी कर देते हैं और अपने मन मुताबिक निपटारा कर देते हैं। तो ये भी एक कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि पुलिस का खुद को सुपर हीरो समझना, मतलब पुलिस खुद को जो पुलिस का हर एक ऑफिसर है बॉलीवुड फिल्मों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। बहुत ज़्यादा बॉलीवुड फिल्में भारत में जो चलती हैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। यानी वो खुद को सिंघम, चुलबुल पांडे या राउडी राठौर जैसे कैरेक्टर की तरह समझते हैं। पुलिस अधिकारी को लगता है कि मैं सारा केस निपटा सकता हूँ, एक पंच में आरोपी को ढेर कर सकता हूँ, मैं ही बलवान हूँ। इस सोच ने पुलिस डिपार्टमेंट की छवि खराब कर दी। इसके चलते पुलिस अधिकारियों ने मनमानी करने के केस बढ़ रहे हैं और नागरिकों पर अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। और देखिए आबादी के अनुपात में पुलिस कर्मियों की कमी हो रही है। समझने वाली ये बात है कि पुलिस फोर्स की कमी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस कर्मियों की कमी को भरा नहीं जाता है। देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पुलिस विभाग में खाली जगह भी है, इसके बावजूद नौकरियां नहीं होती हैं। जो आला अधिकारी हैं उनकी मनमानी के तो क्या ही कहने हैं। अब देखिए जहाँ पर 10 पुलिस वालों की ज़रूरत है वहाँ पर 5 या 6 पुलिस वाले हैं, तो जो 4 हैं उनका जो काम है वो भी तो प्रेशर इन पर ही पड़ेगा। तो इसी वजह से ये कुछ कारण है कि पुलिस अपनी मन मर्जी करती रहती है। अब देखिए इसके साथ हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जो कि भारत के संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं। भारत के जो संविधान है उसके भाग में दिए हुए हैं। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया हुआ कि भारत का जो हर कोई नागरिक है जो भारत का, उसको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। तो अगर हम थोड़ा इसको बिल्कुल ब्रीफ में देखें, इक्वालिटी है, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन है, फ्रीडम रिलीजन की फ्रीडम है, कल्चर एंड एजुकेशनल फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या आर्टिकल 12 में दिया हुआ है। ये आर्टिकल 12 से 35 तक चलते हैं। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ द स्टेट की डेफिनेशन है। तो स्टेट में क्या आ सकती है? विधायिका आ सकती है। स्टेट में क्या आएगी? विधायिका, जिसे संसद बोलते हैं। कार्यपालिका होगी इसमें, ठीक है। और कोई भी कंपनी जो भारत में, जैसे कि LIC होती है, ONGC होती है, SAIL, तो ये सभी को राज्य की परिभाषा में रखा जाएगा। कोई भी एक बॉडी जो कि कानूनी हो, गैर कानूनी है ना, तो उसको राज्य माना जाएगा। 13 आर्टिकल क्या कहता है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर कुछ कानून दिए हुए हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए ज़रूरी हैं। राइट टू इक्वालिटी है सबसे पहले, ये आते हैं 14 से 18 आर्टिकल के बीच। 14 आर्टिकल क्या कहते हैं? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं। 15 जो भी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मतलब जो भी जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 आर्टिकल कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लोक नियोजन में समानता। 17 आर्टिकल है अस्पष्टता का जो निषेध करता है। 18 आर्टिकल है टाइटल्स, उपाधियों का जो अंत करता है। 18 आर्टिकल
तो ये राइट टू इक्वालिटी है। ऐसे ही राइट टू फ्रीडम के अंडर भी आर्टिकल आते हैं 19 से 22 तक। 19 है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, कोऑपरेटिव, रिसाइड, मूव एंड प्रोफेशन। तो हर व्यक्ति को अब बोलने का अधिकार है। आगे है 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A आर्टिकल को बाद में ऐड किया गया था राइट टू एजुकेशन। 86 अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, तो उस समय राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था इसको। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 23 आर्टिकल कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो जो मानव की तस्करी होती है उनकी मनाही करता है। 24 आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में बच्चों के काम करने पर मनाही है। 25 आर्टिकल कहता है फ्रीडम ऑफ conscience and free profession, practice and propagation of religion। 26 freedom to manage religious affairs। 27 freedom from taxation for promotion of religion। 28 freedom from attendance of religious instructions or worship in education institutions। आगे 29 आर्टिकल है जो कि कल्चर मतलब संस्कृति और शिक्षा संस्थाओं को लेकर है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटीज। 30 आर्टिकल राइट ऑफ फ्रीडम राइट ऑफ मिनोरिटीज ऑफ एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 32 आर्टिकल कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है। 32 आर्टिकल के तहत ये सभी अधिकार लागू कराए जा सकते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। समानता का अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। अनुच्छेद 14 कहते हैं कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। मतलब कानून के सामने अगर कोई गरीब है, अमीर है, कोई ऊंचा व्यक्ति है, कोई नीची जाति का है, तो सभी व्यक्ति बराबर है कानून के सामने। 15 अनुच्छेद है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाएगा। 16 अनुच्छेद कहता है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता है। 17 अस्पष्टता का उन्मूलन। 18 उपाधियां जैसे कि राजा, राय बहादुर, उनका उन्मूलन और सैन्य शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर, मतलब जो PhD करने के बाद एक उपाधि मिलती है, मतलब टाइटल मिलता है डॉक्टर का, उसको छोड़कर, और जो पद्मश्री, पद्म भूषण ऐसे जो भी टाइटल्स मिलते हैं, जो कुछ भी टाइटल्स नहीं हम कह सकते, एक सम्मान होता है एक तरह का, तो बाकी सभी जैसे उपाधियां राजा होगी, राय बहादुर, तो इनको खत्म किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की आज़ादी मिलती है व्यक्ति को। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरस्त सभा की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आवागमन भी, कहीं में भी आप आ जा सकते हैं, ये भी आज़ादी है। भारत में कहीं भी निवास बसने की आज़ादी, कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता है। 20 आर्टिकल कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब पश्चिमी कानून, दोहरी सजा और स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य से बचाव, मतलब एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी व्यक्ति को। 21 आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना कोई भी वंचित नहीं है। जब आपातकालीन स्थिति होती है, मतलब कि जो नेशनल कोई भी इमरजेंसी किसी प्रकार की लगी होती है, तो उसमें सभी अधिकार निलंबित हो सकते हैं, सिर्फ 21 आर्टिकल को छोड़कर। तो ये है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। 21A आर्टिकल कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। 2002 में इसको जोड़ा गया था। 86 अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत। 22 आर्टिकल निवारक नजरबंदी और गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण दिया जाता है। 23 आर्टिकल वो मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम का विरोध करता है। 24 अनुच्छेद क्या कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक उद्योगों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करवाने पर मनाही है। 25 आर्टिकल अंतकरण की स्वतंत्रता, धर्म मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, तो ये आपको आज़ादी है। 26 आर्टिकल धार्मिक संस्थाओं का अपने मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्रता। 27 आर्टिकल धर्म के प्रचार के लिए करों से छूट मिलती है। 28 आर्टिकल क्या कहता है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, मतलब अगर जो कोई भी सरकारी स्कूल कॉलेज है तो वहाँ पर आप किसी भी जो भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, इस पर अपराध मतलब इस पर रोक लगाई गई है।
अभी 29 आर्टिकल है अल्पसंख्यकों को, मतलब अल्पसंख्यक होते हैं जैसे कि मुस्लिम, हिंदू नहीं हो सकते यहाँ पर, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, तो अल्पसंख्यक उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। 30 आर्टिकल अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का भी अधिकार है। 32 आर्टिकल कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में नागरिक सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। 32 आर्टिकल है 5 प्रकार की रिट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये 5 तरह की रिट है जो कोई भी व्यक्ति रिट जो मतलब किसी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है, अगर कोई भी व्यक्ति PIL दर्ज करवाता है तो इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस अधिकार को कहा है, जो अनुच्छेद 32 है, इसको कहा है कि ये किसी भी संविधान का हृदय और आत्मा है भारतीय संविधान का, क्योंकि इसके बिना जो बाकी के अधिकार है उनको लागू नहीं करवाया जा सकता। अब देखिए और प्रमुख तथ्य क्या है इसके बारे में। मौलिक अधिकार नागरिकों को, जैसे कुछ मामलों में गैर नागरिकों को दिए गए हैं, ना कि केवल व्यक्तियों के। दूसरा है ये अधिकार पूर्ण नहीं है और उचित प्रबंधनों के अधीन है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सुरक्षा। संसद संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। संसद, पार्लियामेंट इसमें चेंजेस कर सकती है, बशर्ते यह संविधान मूल संरचना का उल्लंघन ना करे। जैसे कि केशवानंद भारती मामले में 1973 में कहा गया था कि इसको ये तब बयान आया था कि भारतीय संविधान में चेंजेस किए जा सकते, इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल जो संरचना है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। निलंबन भी होता है। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे कि 352 के अनुसार अनुच्छेद 19 से निलंबित हो जाता है और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ये थी हमारी आज की न्यूज़। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।